आज का जो केस अपन ले रहे हैं वो केस है डिप्रेसिव डिसऑर्डर का। कि रिश्ते में जो इसकी भाभी लगती है, ये लड़का कहता है कि मैंने उससे शादी करनी है। कि ये कह रहा है कि वो भाभी मुझे माँ की तरह प्यार करती है। माँ ने बोला कि भाई मैं हूं ना तेरी माँ, तो मैं क्या कमी तेरे अपब्रिंगिंग में, पालन पोषण में, केयर में रख रही हूँ जो तुझे उससे शादी करनी है। और फिर शादी क्यों करनी है? तो बोले जी शादी के बिना तो उसको कैसे लेके आऊं घर में। और और तुम तो बूढ़ी हो, उम्र में बड़ी हो, जल्दी मर जाओगी, वो मेरे साथ लंबा टाइम तक रहेगी। एज यूजुअल हम शुरुआत कर रहे हैं एक बहुत बढ़िया शानदार केस से। आज का जो केस अपन ले रहे हैं वो केस है डिप्रेसिव डिसऑर्डर का, जिसे हम डिप्रेशन भी कह सकते हैं। मेरे पास एक मेल जो अनमैरिड था, एज थी 28 ईयर्स। 28 ईयर ओल्ड मेल को मेरे पास लेके आया गया अलोंग विद पेशेंट। उसके फादर थे, उसका ब्रदर था, उसकी मदर थी, काफ़ी सारे लोग लेके आए थे उस लड़के को। और उसको जब मेरे सामने बिठाया गया तो मैंने सवाल करना शुरू किया कि क्या हुआ। तो वो लड़का तो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा था। फिर मैंने पूछा उनके अटेंडेंट से कि जब ये नहीं बोल रहा तो आप बोलिए कि क्या हुआ है इसे। तो ये हिस्ट्री मेरे पास है। तो उन्होंने बताया कि पेशेंट जो है लिमिटेड बात कर रहा है पिछले 3 साढ़े 3 महीने से। यू कैन से कि ऑलमोस्ट साइलेंस है। एब्सोल्यूट साइलेंस नहीं है, क्योंकि साइलेंस का मतलब तो बिल्कुल बात नहीं करना है ना। तो वो एब्सोल्यूट साइलेंस वाज नॉट देयर, जस्ट लिमिटेड टॉक्स वर देयर। बहुत ही सीमित बात कर रहा है। और क्या कि क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ही शॉर्ट आंसर कर रहा है, और वो भी रिपीटेड बात पूछने पर कि हाँ बताओ ना, तब जाकर के वो यस नो में या बहुत ही शॉर्ट आंसर कर रहा था। अटेंडेंट्स ने बताया कि ये खोया खोया रह रहा है, अपने आप में बस न जाने क्या ही सोच रहा है, खोया खोया सा रह रहा है। कब से है, कैसे है? उन्होंने कहा जी हमें तो पता ही नहीं है, ये कहीं दूसरी जगह पे जॉब करता था और हमें तो फ़ोन किया किसी ने कि ये इतने दिनों से अपने जगह पे नहीं है, अपने ऑफिस पे नहीं है, अपने घर पे नहीं है, मिसिंग है। फिर जब उससे कांटेक्ट किया गया तो कभी मोबाइल जो स्विच ऑफ था ऑन हुआ, तो उसने बताया कि मैं उस शहर में नहीं हूँ, कहीं और हूँ, और रेलवे स्टेशन पे हूँ। भाई वहाँ कैसे पहुँच गया? बोले पता नहीं मुझे। बहुत दिनों से उसने कुछ खाया नहीं था, वो नहाया भी नहीं था, और एज पर उसके अटेंडेंट्स की संभव है कि वो बहुत दिनों से सोया भी ना हो। वो लोग उसके कॉल की लोकेशन के हिसाब से वहाँ पहुँच गए थे। उसको उसको उन्होंने जैसे अटेंड कर लिया था, तब पता चला कि ये तो बिल्कुल ऐसा वैसा हो गया। ऐसा कब से हुआ, कैसे हुआ, एग्जैक्ट तो उनको पता नहीं था, ना ही उस पेशेंट ने कुछ बताया था। बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग करने पर केवल शॉर्ट आंसर कर रहा था, और उसमें भी आंसर करने से पहले क्वेश्चन के लास्ट पार्ट को वो रिपीट कर रहा था। आंसर ठीक से दे रहा था, ऐसा नहीं था कि वो आंसर नहीं दे पा रहा था। यानी कि सेंसोरियम
उसकी जो ओरिएंटेशन वो बिल्कुल गड़बड़ नहीं थी, बिल्कुल ही आई कांटेक्ट नहीं था, सामने देख के बात ही नहीं कर रहा था, बस झुकी हुई गर्दन, झुकी हुई आंखें। बहुत पूछने पर मैंने पूछा क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। बहुत बार पूछने पर बोला कि मुझे कुछ भी नहीं है, आई हैव नथिंग। बड़ा मुश्किल हो गया कि इस केस में क्या करें। फिर भी जैसे कि हम लोग हिस्ट्री लेते हैं, हमने बातचीत अपनी जारी रखी, हमने पूछना जारी रखा। स्पीच की जो वॉल्यूम थी वो भी बहुत धीमी थी। एक्शंस, कोई भी एक्शन, चलना, खाना पीना, बैठना, सभी बहुत ही स्लो थे। भूख नहीं लग रही थी, प्यास नहीं थी, और जबरदस्ती से अगर बोल के खिला दिया तो भी थोड़ा सा खाना खा के बोलता था बस और नहीं। नींद बिल्कुल कम थी, नहीं सो रहा था। यूरिन स्टूल भी कम थे। अब मैंने उनके जो पेरेंट्स थे जो साथ में आए थे उनसे पूछा कि आखिर क्या हुआ, आप बताओ कुछ और, क्या लगता है कि ये सब कहाँ से शुरू हो गया, क्या हो गया। तब उन्होंने बताया कि रिश्ते में जो इसकी भाभी लगती है, और वो भाभी भी एज में इतनी बड़ी है कि उसके भी 10th में पढ़ता हुआ बच्चा है, और ये लड़का कहता कि मैंने उससे शादी करनी है। अब आजकल सबका ध्यान जब भी ऐसा मैटर होगा तो नेगेटिव ही जाएगा ना, कि अच्छा कुछ तो कुछ चक्कर हो गया होगा। मैंने पूछा कि फिर आपने क्या किया भाई जब ये ऐसा कह रहा है तो उन्होंने कहा कि हमने इसको समझाया, नहीं नहीं ऐसा ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो ऑलरेडी मैरिड है, फिर इतने बड़ा बच्चा है, ये है वो है। बोले कोई बात नहीं, मैं बच्चे को भी पाल लूंगा। ओ भाई वो तो ऑलरेडी मैरिड है, ऑलरेडी मैरिड तो क्या हो गया, मैं उसके साथ रीमैरिज कर लूंगा, वहां से डाइवोर्स कराओ, मेरे साथ मैरिज कराओ, बच्चों को मैं संभालूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, पूरा कमिटेड होने के लिए तैयार। तो आप जानते हो कि जब ऐसा हो जाता है तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, ये फैमिलीज के अमंग भी बहुत बड़ा बवाल हो जाता है, और बवाल हुआ भी। हमें उस बवाल से ज्यादा मतलब नहीं था, हमें ये मतलब था कि आखिर ये ऐसा क्या चाहता था उससे, उसकी नीड क्या थी। तो उसने बताया, लड़के ने मुझे नहीं बताया, मतलब उसकी मदर ने बताया कि ये कह रहा है कि वो भाभी मुझे मां की तरह प्यार करती है, वो मेरे लिए केयरिंग है, उसका मेरे से अपनापन है, वो मेरी केयर करती है, उसका मेरे से अपनापन है, और मैं उसका साथ चाहता हूं। मां ने बोला कि भाई मैं हूं ना तेरी मां, तो मैं क्या कमी तेरे अपब्रिंगिंग में, पालन पोषण में, केयर में रख रही हूं जो तुझे उससे शादी करनी है। और फिर शादी क्यों करनी है, तो बोले जी शादी के बिना तो उसको कैसे लेके आऊं घर में, और और तुम तो बूढ़ी हो, उम्र में बड़ी हो, जल्दी मर जाओगी, वो मेरे साथ लंबा टाइम तक रहेगी। मुझे कुछ मिल गया, मैंने इसको नोट कर लिया और मैं आगे बढ़ा। ठीक है, मुझे नहीं पता था कि यहाँ मेरे लिए कुछ इंपॉर्टेंट है क्या। ठीक है, मैंने उस लड़के से पूछा कि अब
जब ये ऐसा है कि वो हो नहीं सकता, तो वो लड़का चुप रहा। और उनके परिवार के लोगों ने बताया था कि मैं उसके लिए इंतजार करूंगा, जैसे आज तो हो नहीं सकता, तो मैं उसके लिए इंतजार करूंगा। बेसिकली वो लड़का बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही सिंसियर, बहुत ही चीयरफुल, कभी झूठ नहीं बोलने वाला, बहुत रिस्पेक्ट गिविंग और सिंसियर लड़का था। अपनी ड्यूटी के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल, टाइम पे काम करने वाला, सभी तरह के अच्छे गुण उस लड़के में मौजूद थे। फिर और मैंने पूछा कि इन दिनों और आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, तो उन्होंने बताया कि वो रोता बहुत है। जब से ये किस्सा हुआ है वो बहुत रोने लगा है और अकेला रहने लगा है। हमारे पास में नहीं, अलग जाकर के रोता है या चुपचाप बैठा रहता है। कोई वायलेंस नहीं है, कोई कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे दूसरों को कोई ट्रबल हो जाए। डांटने डपटने पर उदास हो जाएगा और रोएगा, इसके अलावा कोई और रिएक्शन उसका नहीं है। बहुत विचित्र केस था मेरे लिए। और मैंने आपको अगर ये केस 5 से 7 मिनट में फिनिश किया, लेकिन मुझे वो दिन याद है, मुझे लगभग 2 घंटे लगे थे, 2 hours फॉर वन केस। और जो मैं ले पाया, ऐसा नहीं है कि मैंने किसी और एंगल से काम नहीं किया था, मैंने डिफरेंट एंगल से काम किया, और अल्टीमेटली आई रीच्ड टू दिस वन। मैं आपको स्क्रीन कर रहा हूं शेयर। ये क्या देखा आपने, बोलो? प्रोटेक्शन कॉन्स्टेंटली वांट्स मदर। प्रोटेक्शन कॉन्स्टेंटली वांट्स मदर। स्क्रीन देख पा रहे हो? बोलो। कोई एक दो लोग जिनके वहां शोर नहीं आ रहा हो, इंटरेक्ट किया करो। यस, यस सर, दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है सर। क्लियर दिख रहा है ना? प्रोटेक्शन कॉन्स्टेंटली वांट्स मदर। आप ताज्जुब करेंगे कि कंप्लीट रिपर्टरी में इस रूब्रिक में सिंगल मेडिसिन थी, और वो मेडिसिन थी साइलिशिया। देखो, मैं झूठ नहीं कहूंगा, ऐसा नहीं था कि मैंने इसके अलावा कोई रूब्रिक डाल के रिपर्टराइजेशन करने की कोशिश नहीं की होगी, मैंने की थी। लेकिन ये एक ऐसा रूब्रिक था जिसमें सिंगल ही तो मेडिसिन थी, और ऐसा लग रहा था कि पूरा का पूरा मेरा केस जो है वो इस एक रूब्रिक के ऊपर घूम रहा है। प्रोटेक्शन कॉन्स्टेंटली वांट्स मदर। एक डोज साइलिसिया 1 mg की दी गई, और 1 महीने के बाद रिपोर्ट करने के लिए बोला गया, क्योंकि पेशेंट मेरे पास करीब करीब 400 किलोमीटर दूरी से आया था, और मैं कोई बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं था। लेकिन उन्होंने कहा कि 1 महीने की तो दवाई दो, हम उसके बाद ही रिपोर्ट करेंगे। मैं चाहता था कि 7 to 10 days में रिपोर्ट हो जाए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम अगर दिक्कत होगी तो आ जाएंगे, लेकिन आप दवाई 1 महीने की दे दो। और 1 महीने के बाद में उन्होंने रिपोर्ट किया मुझे, और वो लड़का नहीं आया।
उस लड़के के फादर आए। मैं कुछ एंक्सिस हुआ, मैंने कहा यार वो लड़का नहीं आया तो ज़रूर कुछ गड़बड़ रही होगी जो उसको लेके नहीं आए। टू माई सरप्राइज जो फादर ने रिपोर्ट किया कि वो बात करने लग गया था। एक दो दिन के बाद ही धीरे धीरे इम्प्रूव हुआ और ओपन होना शुरू हो गया। अपने आप में जो बिजी रहता था, खोया खोया रहता था, वो अब नहीं है। नींद उसकी नॉर्मल हो गई, भूख और दूसरी एक्टिविटीज़ भी उसकी नॉर्मल हो गई, और विद इन 15 डेज उसने ऑफिस रिज्यूम कर लिया। उसको वहाँ तक छोड़ने के लिए उसके परिवार के लोग गए थे और वहाँ ऑफिस रिज्यूम करा के कुछ दिन उसके साथ रह के और वो लौट आए थे। वो केस काफ़ी लंबे समय तक प्लेसिबो में रहा। फॉलोअप हमने किया और बहुत बरसों के बाद भी मुझे रिपोर्ट थी कि वो नॉर्मल था। ये डिप्रेसिव डिसऑर्डर विद साइकोटिक फीचर्स था और पेशेंट साइलिशिया 1M की 1 डोज से बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। पहली बात जो मैंने सीखी वो ये कि होम्योपैथी कैन डू वंडर इवन इन सच साइकेट्रिक पेशेंट्स। हम अपनी साइंस को अंडर एस्टिमेट करते हैं। हमें अपनी साइंस पे भरोसा इतना नहीं होता है जितना इसमें पोटेंशियल है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन अगर सही सिलेक्ट होकर दे दी जाए तो इस तरह के साइकेट्रिक इलनेस वाले पेशेंट्स और एक्यूट डिप्रेसिव पेशेंट्स भी उससे बाहर निकल जाते हैं। कितनी बड़ी बात है ये। सिंगल डोज इज सफिशिएंट टू क्योर। हमने केवल साइलिशिया 1M की 1 डोज ही दी थी, दोबारा दी नहीं, बरसों तक नहीं दी। सिंगल डोज से पेशेंट ठीक हो सकते हैं। ये भी इस केस का एक लेसन है हमारे लिए। रिजल्ट्स इतने क्विक हो सकते हैं कि पेशेंट विद इन फ्यू डेज नॉर्मल हुआ, विद इन 15 डेज ऑफिस रिज्यूम किया। जो एब्सोल्यूट डिप्रेसिव स्टेट में था वहां से पेशेंट बाहर निकला। बहुत ज्यादा रूब्रिक्स की जरूरत नहीं होती है, सही रूब्रिक की जरूरत होती है। करेक्ट रूब्रिक्स अगर हमने पिक कर लिया, हम उसमें कामयाब हो गए। आप मेरे मोस्ट ऑफ द केसेस में देखते हैं कि कितने कम रूब्रिक लिए जाते हैं। ठीक है, 2-3 पे तो रहते ही थे, अब तो सिंगल रूब्रिक आने लगे हैं। तो सिंगल रूब्रिक विद सिंगल मेडिसिन आर वेरी इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स। रेपर्टरी में जहां जाए उनको मोती की तरह पिरो के रख लो, इतना काम की रूब्रिक है वो। रूब्रिक्स की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। पेशेंट ने ऐसा थोड़ी बोला था डायरेक्ट, पेशेंट ने ऐसा थोड़ी बोला था कि प्रोटेक्शन कॉन्स्टेंटली वांट मदर ऑफ। नहीं। पेशेंट ने बोला, वो भी मुझे नहीं बोला, अपने परिवार के लोगों को बोला कि आखिर तुझे ऐसा क्यों करना है। तो उसने बोला था मुझे इसमें मां दिखती है। मां तो मैं हूं ना। बोले नहीं, तुम तो बूढ़ी हो, जल्दी मर जाओगी। ये मेरे लिए केयरिंग है, लविंग है। जो जो वर्ड्स मैंने बताया आपको वो लिखे हुए हैं, मेरे एज इट इज फाइल के अंदर लिखे हुए हैं। तो अब सिर्फ मां चाहिए और कॉन्स्टेंटली चाहिए कि मां के मरने के बाद भी मां चाहिए। प्रोटेक्शन कॉन्स्टेंटली वांट मदर ऑफ। ठीक है, और इतनी ही ब्यूटीफुल हमारी रिपर्टरी है कि ना जाने कहां कहां से किस किस ने इसके लिए कंट्रीब्यूट किया है और ऐसे रूब्रिक्स माला के रूप में पिरो के हमारे सामने रख दिए हैं जिससे लोगों की जिंदगियां बदली जा सकती है। मैं बहुत खुश होता हूं इस पेशेंट को याद कर करके कि किस तरह से एक डिप्रेशन के
पेशेंट की जिंदगी बदली गई होम्योपैथिक दवाई के द्वारा। बिल्कुल नॉर्मल है वो लड़का, उसके बाद भी मेरे पास आया है, वो फैमिली मेरे पास आती है, मेरे संपर्क में है। सिलेक्शन ऑफ रूब्रिक इंपॉर्टेंट है, आप याद नहीं कर सकते, मैं बार बार कहता हूं, मेडिका मेडिका छान के रख लो, आपको अगर ये चीज मिल जाए तो मेरी गारंटी है, ये मिलेगा ही नहीं कहीं पे, तो फिर हमारे पास ऑप्शन क्या बचा? अगर आपको इस तरह के शानदार रिजल्ट्स चाहिए तो आपको रिपर्टरी पढ़नी ही पड़ेगी, रिपर्टरी का मास्टर होना ही पड़ेगा, और डीप अंडरस्टैंडिंग करके आप रूब्रिक्स के साथ फेमिलियर हो जाएंगे, और फिर आपकी केस टेकिंग स्किल्स जो है वो मदद करने वाली है, आपकी अंडरस्टैंडिंग मदद करने वाली है। तो जो भी पेशेंट में उस वक्त का डिल्यूजन हो, यानी कि भ्रम हो, जो पेशेंट को लगता है कि ऐसा हो गया है या ऐसा है, जो वो चाहता है, आराम चाहता है, अकेलापन चाहता है, रोना चाहता है, कंपनी चाहता है, मां चाहता है, जो भी चाहता है, वो जो नीड है, जो वांट्स है उसकी, जो वो सोच रहा है, जो उसके सोचने का पैटर्न है, जो उसकी कोर थिंकिंग है, आफ्टर गेटिंग इल, आफ्टर गेटिंग सिक, जो भी उसकी कोर थिंकिंग है, जो उसकी कोर परसेप्शन है, जैसा वो दुनिया को समझ रहा है, राइट रॉन्ग लॉजिकल इलॉजिकल ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, जैसा भी वो समझ रहा है, जो वो बिहेव कर रहा है, जैसा वो बर्ताव कर रहा है, अगर हमने उसको जान लिया तो ये है माइंड। माइंड के पीछे भागते हैं ना हम, ये है माइंड, ऐसा मिल रहा है तब नहीं छोड़ना इसको। एक तरफ कहा जाता है कि मेंटल पेशेंट्स के अंदर आपको फिजिकल रूब्रिक पे मेडिसिन देनी है, कब? कि जब आपको मिले ही ना तो करोगे क्या? हमने माइंड डिस्टर्ब हो रखा है, डिप्रेसिव पेशेंट है, उसमें माइंड का रूब्रिक लिया है, सोचो कितना डेयरिंग स्टेप है ये। क्योंकि मैं इस पे श्योर हो गया था कि यस, दिस इज द कोर ऑफ माय पेशेंट। 2 घंटे केस टेकिंग के बाद में मैं इस पे पहुंच गया था कि यस, दिस इज द पॉइंट, और सॉफ्टवेयर की मदद से मुझे वो मिल गया। मैं मदर के रूब्रिक्स को छान के मारा था पूरी रिपर्टरी में, माँ किसको माँ चाहिए ना, तो ये मुझे राइट रूब्रिक मिल गया। ठीक है, ऐसा ही अगर आपको फिजिकल लेवल पे मॉडलिटीज मिल जाए, ऐसा ही आपको मॉडलिटीज मिल जाए, आपको कॉन्कोमिटेंट मिल जाए, आपको कोई डिजीज का खास पैटर्न मिल जाए, कुछ भी खास मिल जाए, आपको ज्यादा रूब्रिक्स की जरूरत नहीं है। रोल ऑफ रिपर्टरी बहुत ही अधिक है हमारी प्रैक्टिस में। जो भी जितना भी अधिक से अधिक रिपर्टरी को समझ पाए, पढ़ पाए, यूज कर पाए, उसी प्रोपोर्शन में उसकी लाइफ में सक्सेस है। आमतौर पे डिप्रेशन, हल्का बहुत जो लो फील करे, उदास हो जाए, उसी को मान लेते हैं डिप्रेशन, वो नहीं है, ये भी समझना जरूरी है। सिंपल सैड फीलिंग नहीं होती डिप्रेशन। हालांकि एक जनरल फिजिशियन के द्वारा किसी पेशेंट को डायग्नोज करना, साइकेट्रिक पेशेंट को डायग्नोज करना, लेबल करना, ये लॉ के खिलाफ है। ठीक है, ऐसा कर नहीं सकता कोई जनरल फिजिशियन, इवन एमडी भी नहीं कर सकता। लेकिन ठीक है, हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग रख सकते हैं। मेंटल जो डिसऑर्डर्स हैं उनके लिए बहुत सावधान होना होता है, इसके लिए लॉ अलग हैं, रूल हैं बिल्कुल अलग। आप किसी को लेबल नहीं कर सकते कि ये डिप्रेशन है, लिख के मत दे देना किसी को डिप्रेशन है। तो यहाँ पे क्या, जो सिंपल सैड फीलिंग है ना, वो डिप्रेशन नहीं होती है। डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन की डेफिनेशन जो है मैं आपको बोल के बता रहा हूं। इट इज ए मेंटल डिसऑर्डर characterized by persistent disturbance in mood along with
changes in thinking, physical functioning and behavior lasting at least 2 weeks. 2 हफ्ते से ज़्यादा टाइम तक ये वाले बिहेवियरल चेंजेस, फिजिकल फंक्शनिंग चेंजेस और जो मूड के जो चेंजेस हैं ये लास्ट करने चाहिए, और इसकी वजह से कॉजिंग सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में उसकी वजह से सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट आ जाना चाहिए। ठीक है, तो क्या हुआ? डिप्रेशन, persistent low mood most of the day, nearly every day। ठीक है, और इसको मोस्टली अपन सैडनेस कह देते हैं, एम्प्टीनेस कह देते हैं, होपलेसनेस भी कह देते हैं। लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेजर, यानी कि कोई जो रूटीन का काम धंधा जो भी करता था उसमें कोई उसको रुचि नहीं रह गई है। ना टीवी देखेगा, ना अम्यूजमेंट करेगा, ना न्यूज़पेपर देखेगा, ना मतलब शेव करेगा, ना नहाएगा, ना कुछ जो डेली का रूटीन है, जो उसका इंटरेस्ट है वो नहीं करेगा। जो उसको प्रीवियसली एंजॉयबल था वो भी अब नहीं करेगा, और उसकी एनर्जी लेवल काफ़ी ज़्यादा लो हो गई है, बहुत ज़्यादा थका थका सा रहने लगा है। ये 3 चीज़ें जो मैंने बताई ये कोर फीचर कहलाते हैं। क्या क्या? परसिस्टेंट लो मूड, लॉस ऑफ इंटरेस्ट एंड रिड्यूस्ड एनर्जी, ये तीनों होना जरूरी है। और अब जो आगे सिम्टम बताऊंगा उनमें से कोई एक होना जरूरी है। क्या क्या? डिक्रीज्ड कंसंट्रेशन एंड अटेंशन, लो सेल्फ स्टीम, फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस और गिल्ट, होपलेसनेस और पेसिमिज्म अबाउट द फ्यूचर। अब तो ये हो नहीं सकता। चेंज इन एपेटाइट और वेट, आइदर इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। स्लीप डिस्टर्बेंस, इंसोम्निया या हाइपरसोम्निया, ज्यादा सोएगा या कम सोएगा। साइकोमोटर चेंजेस, जैसे स्लो हो जाना या एजिटेटिंग कंडीशन हो जाना, बात बात पे गुस्सा करना। थॉट्स ऑफ डेथ और सुसाइड। ठीक है, अब हमारे पेशेंट में क्या क्या था? हमारे पेशेंट में लो मूड तो था ही सही, उसका 15 दिन से ज्यादा टाइम हो ही गया था। सैडनेस उसमें थी, एक्टिविटीज उसकी डिक्रीज हो गई थी, अम्यूजमेंट को बिल्कुल मन नहीं था, कंसंट्रेशन का पता नहीं, और होपलेसनेस भी नहीं बताई पेशेंट ने। भूख और प्यास कम हो गई थी, नींद कम हो गई थी, तो हमारी कंडीशन हो गई कंप्लीट, और ये पेशेंट डायग्नोज्ड हो गया था डिप्रेशन का। इसमें खास बात हो रहा है कि ये मोर देन 2 वीक्स होना चाहिए। अगर 2 वीक्स से पहले है, 1-2 दिन 5 दिन की जो बात है, वो डिप्रेशन नहीं कहलाता है। और ये डिप्रेसिव स्टेट विदाउट एनी मेडिकेशन, विदाउट एनी सब्सटेंस यूज, नशे पत्ते के बिना और बिवेयरमेंट के बिना, यानी कि किसी की डेथ वेथ भी नहीं होनी चाहिए, तब डिप्रेशन कहलाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से उसकी सोशल लाइफ, उसकी ऑक्यूपेशनल लाइफ और बाकी जो डेली फंक्शनिंग का एरिया है वो भी डिस्टर्ब होना चाहिए, ये भी कंडीशन है उसकी। तो हमारे केस में क्या था? वो ऑफिस नहीं जा रहा था, वो घर से भी दूर था, वो बात भी नहीं कर रहा था, वो खाना भी नहीं खा रहा था, वो बात भी नहीं करके चुप चुप रो रहा था, ये सब था। तो ये पेशेंट 100% डायग्नोज्ड केस हो गया डिप्रेशन का। क्योंकि मैं तो साइकेट्री में भी पीएचडी हूं, अगर आपको मालूम हो। आई एम पीएचडी इन साइकेट्री, साइकोलॉजी, साइकेट्री नहीं बोलेंगे, आई एम पीएचडी साइकोलॉजी एज वेल। तो मैं इसको डायग्नोज कर सकता था लीगली भी। ठीक है, फिर भी हम बचते हैं इस चीज़ से, हम किसी को लेबल क्यों करें। ठीक है, तो लेबल नहीं किया हमने, लेकिन ये था पेशेंट डिप्रेशन का, और ये था वंडर होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक होने का।